ये जो भूमि है जिसको देवभूमि हम कहते हैं, वास्तव में देवभूमि है और आप सब कार्यकर्ता भी देवतुल्य कार्यकर्ता है। मैं आपको नमन करता हूं। जब से उत्तराखंड अलग बना है तब से कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का अपना बोलबाला यहां रहा है और वो सब आपके कार्यकर्ताओं के बलबूते पर रहा है। उस नाते से मैं यहां आकर के बाबा केदारनाथ जी के चरणों में भी नमन करता हूं। भाई बहनों, लोकसभा के चुनाव की बात हुई, अपने लगभग सभी वक्ताओं ने लोकसभा के चुनाव की बात कही है। उन सब बातों को कोशिश करूंगा कि दोहराऊं नहीं, लेकिन लोकसभा के चुनाव की, इस बार के चुनाव की कुछ विशेष बातें हैं, उन पर जरूर ध्यान करना चाहिए। एक विषय जो पहली बार इतने सालों से हम भी देख रहे हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव में जीत होती है, हार होती है, किसी की जीत किसी की हार। जीतने वाले प्रसन्न रहते हैं, हारने वालों पर थोड़ा मायूसी छाती है। लेकिन समझ नहीं आया कि इस बार का ये ऐसा चुनाव है, इसमें हम लोग जो जीते हैं हम तो खुशी मना ही रहे हैं। पहला चुनाव ऐसा देखा है हारने वाले वो भी खुशी मना रहे हैं और ऐसी खुशी मना रहे हैं कि जो उनका स्वभाव है यूपीए के लीडर्स का, कि झूठ पर झूठ बोल करके अपनी बात को सत्य कहना। गोएबल्स का सिद्धांत होता है कि 100 बार झूठ बोलो तो शायद सत्य लगने लग जाता है। तो क्या क्या झूठ बोलते हैं? पहला झूठ बोला उन्होंने इस बार कि आपका बहुमत नहीं है, आप सरकार चला रहे हैं। पहली बात है कि बहुमत 272 में होता है और एनडीए की संख्या कितनी है? कितनी है? 290। बहुमत है कि नहीं है? बहुमत है कि नहीं है? तो जो बहुमत है तो समझ नहीं उनका गणित कहां से आया ये कि बहुमत नहीं है फिर भी आप सरकार चला रहे हैं। और मैं बताता हूं उनके समय की 2004 और 2009 की घटना है जब उन्होंने सरकार चलाई। 2004 में सरकार यूपीए की थी। 2004 में यूपीए की कितनी संख्या आई थी सांसदों की, किसी को पता है? वो कांग्रेस की थी, यूपीए की, क्योंकि हम एनडीए के मानते हैं ना। 290 यूपीए था उस समय, उनका यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस हो चुका था। जो पार्टियां आज हैं वो भी उस समय भी थी। ये अटल जी के समय जो इस प्रकार का एनडीए का यूपीए के गठन हो चुके थे। अटल जी सरकार तो 2004 तक थी। बाद में यूपीए एनडीए का मुकाबला ही चलता रहा। तो यूपीए की कुल मिलाकर के सीटें आई थी 225। तो 225 बहुमत है क्या? 225 बहुमत है क्या? नहीं है। उन्होंने सरकार चलाई, थर्ड जो अलायंस है, थर्ड जो फ्रंट बना था उसके साथ अलायंस करके बनाई थी। यूपीए का बहुमत नहीं था, वो पोस्ट पोल जैसे अलायंस होता वैसा अलायंस था। उस समय बहुमत नहीं था, वो कहा जा सकता कि बिना बहुमत की सरकार थी। ऐसे ही 2009 में भी यूपीए की कितनी सीटें आई थी मालूम है? यूपीए की 262। 272 तक भी नहीं थी। फिर भी उन्होंने वही जो थर्ड पार्टी का जो अलायंस, थर्ड अलायंस यानी फ्रंट था, थर्ड फ्रंट को मिला करके और शासकीय अलायंस बनाया था, पोस्ट पोल अलायंस। तब जाके सरकार बनी थी। कांग्रेस का लगा लो, 2004 में कांग्रेस की कितनी सीटें आई थी? 145 जो बताई वो 2004 में। 2004 में 145 सीटों वाली सरकार जो राज कर रही है उसकी मुखिया थी। और 2009 में कांग्रेस की सीटें थी 262 में, तब शासन कर रही थी। लेकिन आज हमारे इस अलायंस में आज हमारी 240 सीटें, 240 ही है ना? 290 नहीं, 240 है 290 में से। तो हम 240 लेकर के 290 के एनडीए के स्पष्ट बहुमत सरकार चला रहे हैं। ये उनका झूठ
ये अपने को भी ध्यान रखना चाहिए, लोगों को भी बताना चाहिए। और साथ में इसी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव के साथ 4 राज्यों के चुनाव थे। उन 4 राज्यों के चुनाव में 2 में तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी जीती, उड़ीसा और अरुणाचल जीती है ना, और 2 में एनडीए के हमारे जो पार्टनर है वो जीते, चाहे सिक्किम में और चाहे आंध्र प्रदेश में, दोनों में जीते। कांग्रेस कहीं जीती? कांग्रेस कहीं नहीं जीती। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नाते जीती, 4 स्टेट हम जीते, और उसके बाद खुश कौन हो रहा है? विपक्ष, कि आप तो बहुमत लेके नहीं आ रहे। तो इस प्रकार का एक मृज मरीचिका ये अपने सामने रखे हुए हैं। मृज मरीचिका क्या होती है? जब कभी रेगिस्तान में किसी हिरण को दौड़ते हुए वो देखता है तो दूर रेत के अंदर भी उसको चमक दिखाई देती है धूप के कारण से, और उस चमक के कारण से उसको लगता है कि पानी है। प्यास लगी होती, दौड़ तक वहां जाता है और जाके देखता पानी नहीं तो वहां भी रेत ही है। तो इनको मृज मरीचिका के इतनी थोड़ी सीटें आने के बाद खुश क्या हो रहे हैं? जैसे कोई बालक अगर आके अपने मित्रों को कहे कि मेरे अंक 99 आ गए, 99 आ गए, 99 आ गए, सब लोग वो भी खुश होते हैं, बालक बाकी भी तालियां बजाते हैं, 99 अंक, वाह बहुत बढ़िया, 99 अंक आ गए। एक कोई आज भी सब कोई सज्जन का पास में खड़ा था, उनका बेटे 99 कितने में से आए हैं? उसने बताया 543 में से 99 आए। तब पिक्चर सामने आती, तो ये 99 के हेर फेर में ऐसे आए हैं, ये खुश हो रहे हैं। हाँ, एक बात की खुशी जरूर इनको मनानी चाहिए, वो मैं सहमत हूं। वो खुशी क्या है कि 2014 में इनकी मात्र कांग्रेस की 44 सीटें थी, और 2019 में इनकी सीटें आई थी कितनी? 52। एक यानी 541 के 542 के हाउस में मान्यता प्राप्त विपक्ष को कितनी सीटें चाहिए? 54 सीटें कम से कम होनी चाहिए। लेकिन ना तो ये 2014 में मान्यता प्राप्त विपक्ष थे और ना 2019 में मान्यता प्राप्त विपक्ष थे। हाँ, इस बार ये मान्यता प्राप्त विपक्ष जरूर हो गए हैं और इनको लीडर ऑफ द हाउस का एक खिताब मिल गया, उससे ये खुश हो सकते हैं, इतनी बात मैं मानता हूं। ये इनका खुशी का कारण हो सकता है। लेकिन एक विषय और अपने के लिए जो ध्यान रखने लायक है, ये पहला मौका है कि जब इस प्रकार की परिस्थितियों में, मौका तो दूसरा है वैसे, लेकिन परिस्थितियां जैसी अब है उसका भी विश्लेषण करना चाहिए। जब लगातार कोई एक ही प्रधानमंत्री तीसरी बार चुन के आ रहा है, दूसरा मौका इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार नेहरू जी 1962 के अंदर और तीसरी बार चुन के आए थे। या तो 52 में चुन के आए थे, फिर 57 में चुन के आए थे, फिर 62 में चुन के आए थे। उसके बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो 3 बार लगातार चुन के आया हो। उसके बाद मोदी जी हैं, तीसरी बार लगातार चुन के आए। परिस्थितियां अलग क्यों हैं कि उस समय कांग्रेस के समय कांग्रेस का सामने विकल्प कोई नहीं था। अगर जनसंघ के लोग भी, यानी हमारे अपने जो पूर्व के साथी जिन्होंने पार्टी बनाई जनसंघ के रूप में, तो चुनाव लड़ते थे एक मजबूत विपक्ष बनाएंगे ताकि सत्ताधारी दल जो है वो निरंकुश होकर न चले, उनके ऊपर कोई कंट्रोल रखना चाहिए। ये नारा जनसंघ का होता था सरकार बनाने के लिए। कभी चुनाव नहीं लड़ा, हमारे पुराने लोग बैठे हैं, अगर उनको सहमत हो, कभी नहीं लड़ा। लेकिन इस बार तो हर जो सामने वाली पार्टियां, खास करके यूपी तो सरकार बनाने के लिए लड़ रही थी, हम भी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, हमने सरकार बनाई, वो हार गए। तो एक मुकाबले में, इस प्रकार के मुकाबले में पहली बार, यानी पहले ये प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनकर के आए हैं। ये बहुत विशेष बात है, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। और लगातार 3 बार, इसी प्रकार हमारे कई प्रदेश ऐसे हो गए जो लगातार 3 बार 4 बार सरकारें बना चुके हैं। उस समय और आज में बड़ा अंतर यह है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार आम जनमानस में पहुंचा है, पहले जनमानस में नहीं था। तो ऐसे विचार को लेकर के आगे चलना
ये बहुत बड़ा दायित्व आज हम कार्यकर्ताओं के ऊपर है। जहां तक लोकसभा के चुनाव का उत्तराखंड का विषय है, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपकी 5 की 5 सीटें आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की जीती। और केवल लोकसभा ही नहीं, जितने सांसद हैं समेत राज्यसभा सारे के सारे अपने यहाँ के 8 के 8, ये आपके लिए बधाई का विषय है। अब एक विषय और खड़ा होता है कि अपने यहाँ सामान्यतः इस प्रकार की विस्तारित कार्य समिति, प्रदेश की कार्य समितियां तो हर 3 महीने बाद होती है, लेकिन विस्तारित कार्य समिति आज से पहले लगातार हम देखते हैं, हमारा जो अनुभव है बाकी लोगों का भी है, कि जब कभी चुनाव नजदीक होता है तो तब इस प्रकार की विस्तारित कार्य समितियां की जाती हैं। हम भी करते रहे हैं, पहले यहाँ भी होती रही है, लेकिन इस बार ये विशेष योजना बनाई गई कि देश भर में सब जगह विस्तारित कार्य समितियां की जाए। मुझे भी 3-4 प्रांतों में जाना है, बाकी हमारे और नेता भी जा रहे हैं प्रांतों में। मुझे अपना छत्तीसगढ़ में हुआ हूँ कार्य समिति में, आज गया हूँ। उसके बाद पंजाब की इसकी कार्य समिति, अपनी हिमाचल की कार्य समिति में जाना है, बंगाल की कार्य समिति में, से 4 जगह मुझे जाना है। प्रश्न आता कि ये समय, अब हमारा चुनाव देखें 2022 में हुआ, अगला चुनाव 2027 में होगा, आज 24 के बीच में विस्तारित कार्य समिति क्यों कर रहे हैं? इसका भी बड़ा साफ संदेश ये है कि अब वो समय निकल गया कि केवल चुनाव के समय ही हम लोगों को एक्टिव होना होता है। अब तो लगातार 5 साल, क्योंकि केवल चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी ऐसा नहीं है, बल्कि लगातार 5 साल तक हमें जनता के साथ अपना संबंध बना के रखना है। चाहे उसमें अपना हर नागरिक को डोर टू डोर जाना हो, और चाहे अपने जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभार्थी हैं, उनकी सूचियां बना करके उनसे भी संपर्क रखना। क्योंकि वोटर जो है, जो आज से 50 साल 60 साल पहले का जो वोटर था, वो कहीं एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, उसके सामने इफ्स एंड बट्स नहीं होते थे। आज जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि अगर परिवार में 4 वोट हैं, 4 वयस्क लोग हैं, उन चारों का मत अलग अलग हो सकता है, चारों के अपेक्षाएं सबकी अलग अलग हो सकती हैं, चारों अलग अलग दिशा में भी जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो उन सबको हम एक दिशा में अपने साथ जोड़ कर रखें। लगातार संपर्क की घटना जरूरी रहना चाहिए। तो लगातार संपर्क रखने के लिए जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो और चाहे केंद्र सरकार की हो, उन सबको लगातार हम नागरिकों के साथ जाकर के जोड़ के रखें। और जोड़ के रखने के लिए ये विषय बार बार चिंतन मंथन करने का है कि हम अपने क्षेत्र में इस काम को करें। और क्षेत्र में काम करने के लिए काम का जो बंटवारा है, अब वो विषय हमको बहुत, उसका कोई अर्थ नहीं है कि हम सारे देश की चिंता करें। देश की चिंता अपने आप हो जाएगी। आज हमारे लिए संदेश ये कार्यकर्ताओं के लिए कि हर बूथ की चिंता करें। ठीक कहा दुष्यंत जी ने, बूथ के ऊपर उसी का परिणाम जो है वो हमारे लिए महत्वकारी है। बूथ हमने जीत लिया तो ये समझो कि हमारा जो बूथ पर काम करने वाला कार्यकर्ता, उसका काम पूरा हो गया। बूथ हार गए, भले ही प्रदेश जीत जाए, देश जीत जाए, लोकसभा विधानसभा कुछ भी जीत जाए, अगर मैं अपना बूथ नहीं जीत सका, जीत का जश्न तो मना सकते हैं, लेकिन मेरे ऊपर वजन एक जरूर रहता है कि मैं अपने बूथ को नहीं जीत सकता। तो बूथ को जीतना और हर बार जीतना, हर बार लगातार उसमें कुछ ना कुछ अपने प्रभाव की वृद्धि करना। वो आज अगर मानो ऐसा बूथ है कि कभी मैं जीत जाता हूं, कभी हार जाता हूं, तो उसको लगातार जीतने की ओर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अगर वो आज वो सी श्रेणी का है, मानो कभी जीता ज्यादा बार नहीं जीता, किसी कारण से हारते रहे हैं, तो उसको B+ में कैसे ले जाना, B वाले को A में कैसे ले जाना, और जो अच्छा बूथ हमारा उसको मेंटेन करने के लिए हमको लगातार मिलते जुलते रहना। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जैसे बूथ है और बूथ में काम के बंटवारे के लिए पन्ना प्रमुख है, उस सारे के शामिल होकर के हम सब चीजों को करते रहेंगे, तो फिर ये किसी प्रकार का भ्रामक प्रचार करेंगे। क्योंकि कांग्रेस की काम करने की पद्धति एक तो यह है कि वो कुछ नेताओं के ऊपर ही निर्भर करते हैं कि इस नेता के इतने लोग हैं, इस नेता के इतने लोग हैं, इन नेताओं को जोड़ के रखो, उनके वोट जुड़ जाते हैं, उसके बाद अपना काम चल जाता है। ऐसे कांग्रेस की थोड़ी है।
इसमें कोई स्थायित्व नहीं होता। आज नेता है तो ठीक है, कल नेता निकल गया तो समझो उसकी निकल गई, दीवार खिसक गई। लेकिन हम लोगों को विचार के रास्ते लोगों के साथ जुड़ना है, तो इसलिए हर बूथ के ऊपर जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस का जो दूसरा तंत्र है वो झूठ बोलने का है, लोगों को भ्रमित करने का है। हमने अभी हरियाणा का विश्लेषण किया। हरियाणा के विश्लेषण में ध्यान में आया कि हमें 2-3 प्रकार के उनके जो झूठ है वो थोड़ा उनके कारगर हो गए। एक तो उन्होंने ये भ्रम फैलाया, प्रश्न किया पहले कि मोदी जी को जीतने के लिए तो 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, ये 400 क्यों मांग रहे हैं? और उसके पीछे विषय क्या छेड़ दिया कि 400 लेकर के और ये संविधान को बदलेंगे, इस संविधान को खत्म करेंगे, ये आरक्षण को खत्म करेंगे। और किसी एकाध वर्ग के अंदर ये बात उनकी, उन्होंने उनको जजाने के लिए वो सफल भी हुए। हमारा एक वर्ग ऐसा है जिसका प्रभाव पड़ा है, उत्तराखंड का नहीं करा, मुझे हरियाणा का पता है, इसका प्रभाव हुआ। हमको ये चीज वहां जाकर के घर घर जाकर के बतानी पड़ेगी कि कोई भी यानी दोबारा से डॉक्टर अम्बेडकर जन्म लेकर के दोबारा से आ जाए और वो ये कह दे कि संविधान बदल दो, तो इस देश का संविधान नहीं बदला जा सकता। मित्रों, कभी नहीं बदला जा सकता। समय के काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार संविधान में संशोधन पहले होते आए हैं। कुल मिलाकर 10 से 15 बार संशोधन हुए होंगे, ज्यादा 125 बार से भी ज्यादा संशोधन हुए, वो सारे कांग्रेस के समय के ज्यादा हुए हैं। इसलिए संविधान बदलने का कोई कारण लगता नहीं। और ये जो झूठ बोलने का आज क्या धनाधन 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 क्या झूठ था, खटाखट 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 8500 रुपए हर महीने खाते में आएंगे। अब तो लोग पूछने लग गए हैं। एक मैंने देखा है सोशल मीडिया में बना हुआ था, खटाखट बैंक, महिलाएं खड़ी थी, 8500 रुपया दो। और जब कुछ नहीं चला तो फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर भाषण दिया कि हिंदू हिंसावादी है, यानी पूरे समाज को लपेट लिया। आप किसी एक व्यक्ति को कहो समझ में आता, किसी एक क्षेत्र के लोगों को कहो समझ में आता, किसी प्रदेश की समस्या को ध्यान में करो समझ में आता, देश का हिंदू समाज हिंसावादी हो गया। हमारे यहाँ तो अहिंसा परमो धर्म ये लिखा जाता है, सबका सुख मांगते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर ये हिंदू हिंसावादी होता तो 500 साल इंतजार नहीं करता कि कोर्ट से निर्णय होगा तब राम जन्मभूमि मंदिर बनेगा। कोई हिंसा से बना क्या? देश आजाद हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा 2 विधान 2 प्रधान 2 संविधान नहीं चलेंगे, 2 निशान नहीं चलेंगे। और उस समय से लगातार संघर्ष करते करते आज 75 साल के बाद वो स्थिति पैदा हुई कि जब धारा 370 को समाप्त किया गया। क्या हिंसा हुई है? क्या डराते थे सब 370 खत्म कर दोगे तो राम जन्मभूमि अगर बनाने की बात करोगे, मंदिर बनाने की बात करोगे तो गृह युद्ध हो जाएगा, सिविल वॉर हो जाएगी। किसी के खरोच आई क्या? नहीं आई। हिंदू समाज ही सहनशील है। सहनशीलता हिंदू समाज से बड़ा किसी का गुण नहीं हो सकता मित्रों, किसी का नहीं हो सकता। और ये बताना पड़ेगा कांग्रेस लोगों को। तुम्हारे नेता ने, वैसे तो आज बहुत से कांग्रेसी कहते हैं कि हमारे नेता ने गलत कहा है, उन्हीं की बात को उड़ाने लग गए हैं, लेकिन फिर भी उनको बताएंगे तभी उनको समझ में आएगा तुम्हारा नेता। और ये नेता लगातार ऐसे ही चलते रहे कांग्रेस के, तो मोदी जी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। मोदी जी ने स्वयं भाषण में अपने कहा कि ये लोग कहते हैं कि आप लोगों की तो 1/3 सरकार की चर्चा करते हैं, 1/3 सरकार, 1/3 सरकार कहते हैं मोदी जी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, 1/3 सरकार, यानी हमने 1/3 10 साल सरकार चला ली है, 2/3 20 साल अभी बाकी हैं, तो यही मान रहे हैं कि हाँ 1/3 हुई है, 2/3 और, तो 20 साल और सरकार हम चलाएंगे। उन्हीं के शब्दों में ही शब्द पकड़ेंगे हम।
बाद में पहले वो बोलते हैं, तोलते नहीं है, बाद में समझ में आता क्या बोल गए। तो मित्रों, कहने को बहुत कुछ है, इतना ही है कि अभी ये पड़ाव जो हमारा है लोकसभा के समय का, ये हम जीते हैं, अच्छे प्रकार से जीते हैं। प्रदेशों में भी लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी 3-4 प्रदेशों को चुनाव फिर आ रहे हैं सितंबर में। हाँ, एक बात जो मुझे, बाई इलेक्शन जो हुए हैं, इस बाई इलेक्शन का जिस दिन परिणाम आया, जीत हार आंकड़ों से ये एक विधायक घट गया, बढ़ गया, वो एक अलग विषय है। वो एक विधायक बढ़ जाता, जीते तो अभी भी हैं हम, लेकिन एक विधायक की संख्या और बढ़ती, नहीं बढ़ी। हम तो जहां वहां हैं, हमारा तो कुछ नहीं घटा। अगर हारे ही है एक विधायक के नाते, तो बीएसपी हारी है, और बीएसपी का एक वोट जो है कांग्रेस ले गई। एक ही तो हारे हैं, उसमें एक विधायक ऊपर नीचे अगर हो गए और उसी में से अपने आप को इतना खुश मानते हैं, वैसे तो ये भ्रम बना रहे तो अच्छा है। एक आध विधायक के ऊपर ही अगर नाचकूद करना है उनको, तो अच्छा ही है ना।